हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ और आपके साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद करूंगा। हर संभव कोशिश करूंगा कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे आरएएस, एसआई या रीट है, इन सब में आपको मेरे द्वारा हेल्प मिले और आप आपके एग्जाम में सफल हो पाए। तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। आपको अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप जाइए आपके प्ले स्टोर में टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करने के बाद आपको कुछ हमारा इस टाइप का एक ऐप दिखाई देगा। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन की फर्दर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप हमारा आरपीएससी का कोर्स ले सकते हैं, हमारे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है जो कि अदर प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आपके कोर्स का एक कंप्लीट कवरेज होता है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले कोर्स का एक प्रॉपर प्लान होता है कि कैसे वो बेटर वेज में आपके पास पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। सिलेबस के हर एक पहलू को अच्छे से समझाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, प्रॉपर प्लानिंग है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसके बाद आती है डेली लाइव क्लासेस की बात। तो यहाँ पर आपकी जो क्लासेस है गाइस, वो डेली रहेंगी। आप आपके एजुकेटर से बात कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट सीधे जुड़ सकते हैं, आपकी बात और आपके डाउट उन तक इजीली पहुंचा सकते हैं। आप आपके टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये मानो कि आप एजुकेटर, आप बिल्कुल पर्सनली आपको पढ़ा रहा है, पर्सनल एजुकेटर की तरह आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की। जिस एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट और क्विजेस की सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप आपकी पढ़ाई में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी आपकी बाकी है, कितनी और करनी है। ठीक है, ये आपके लिए रिफाइनिंग प्रोसेस है जो आपको बताएगा जो आपने सीखा है वो सब हम आपके एग्जाम में कैसे अप्लाई कर पाए। ठीक है, कि कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो लाइव टेस्ट के थ्रू होगी। नेक्स्ट बात है, अगर मान लीजिए आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है या एट द टाइम पे आपका कोई टॉपिक स्किप हो गया है जो आप लाइव क्लास में नहीं देख पाए हैं, तो अनलिमिटेड आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है अनलिमिटेड एक्सेस, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं। जैसे आप कहीं भी हैं, घर से बाहर हैं या घर में हैं, आप कहीं भी अनलिमिटेड ऐप, अनलिमिटेड टाइम आपके जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर मैं कहूँ कि अगर कहीं बाहर से किसी भी ऑफलाइन एकेडमी से आप अगर आरएस की तैयारी करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम केस में आपकी जो फीस है वो फीस रहेगी 60 से 80 हजार रुपए। 60 से 80 हजार रुपए फीस बाहर ये किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी आरएस कोचिंग की। वहीं आपको आने जाने का टाइम है, क्लासरूम में बहुत सारा टाइम आपका खर्च होने वाला है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। लेकिन अनअकैडमी वहीं आपको घर बैठे आपके रूम में बैठे हुए आपको सिर्फ 12 मंथ के लिए सिर्फ 7 हजार रुपए में आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। और अगर बात की जाए 24 मंथ की यानी 2 साल की, तो 2 साल जो बिगिनर्स है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है ये। ठीक है, 8,400 रुपए में 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी दे रही है और घर बैठे दे रही है। कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आने जाने का। आप रूम में बैठ के आपकी वीडियोस देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं, लाइव क्विजेज है, टेस्ट है, वो दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि 7 हजार सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे, जब आप 7 हजार या 8 हजार का जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उस दौरान अगर आप मेरे नाम का एक कोड है दिलीप 10 नाम से, अगर वो अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 हजार का कोर्स आपको 6,300 में मिलेगा और 8,400 का कोर्स आपको 7560 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 24 मंथ का कोर्स आपके लिए यहाँ पर बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम जो है वो कानूनी दावपेच में फंसे हुए रहते हैं। कानूनी दावपेच में फंसे रहने के कारण उनमें डिले हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं डिले हो गया, तो आप आपके कोर्स में बने रहेंगे, लगातार टेस्ट सीरीज देते रहेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ठीक रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे साइंस का सफर। आज हमारे साइंस की पहली क्लास है, तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है,
टॉपिक के बाद में और टॉपिक के बीच में भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सफर। तो सबसे पहले साइंस के बारे में कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। साइंस समझने से पहले आपको एक चीज आपसे डिस्कस करता हूँ कि साइंस में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। उनका जो उद्भव है, उनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा पुरातन काल में, मतलब प्राचीन काल में यूरोप में चलने वाली, यूरोप में प्रचलित थी। ठीक है, आज के टाइम पे ये डेड हो चुकी है, इसीलिए इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। मतलब आज के टाइम पे प्रचलन में नहीं है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं? डेड लैंग्वेज कहते हैं। तो जो साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड की अगर हम बात करें, साइंस शब्द की अगर हम बात करें, तो ये खुद भी अपने आप में लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, सिंटिया, इससे निकला हुआ है। और सेंटिया वर्ड का हिंदी या अंग्रेजी में अर्थ होता है टू नो या जानना। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर कहें आप साइंस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइंस का मतलब होता है जानना, या अंग्रेजी में टू नो। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस की। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे बुक्स के अंदर साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताने का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस, साइंस की डेफिनेशन क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। आपको सबसे बेसिक चीज समझनी है कि साइंस होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल सीधे शब्दों में बताता हूँ कि व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या? मान लीजिए कि ये जो नेचर है, नेचर से रिलेटेड कोई भी ज्ञान जो कि किसके थ्रू आता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है, वो क्या कहलाएगा? वो साइंस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की, कैसे कैटेगराइज किया गया है साइंस को। मान लीजिए इस अर्थ पर मैक्सिमम तीन चीजें हैं। ठीक है, इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर तीन चीजें आपको मिलेंगी। पहली यहाँ पर जो धरती है, जिसको आप क्या बोलते हो? अर्थ। ठीक है, दूसरी, इस अर्थ पर जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक, जितने भी पदार्थ हैं। और तीसरा, यहाँ पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि पहला जो अर्थ खुद है, ठीक है, जो भूभाग है, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है। दूसरा है फिजिकल, फिजिकल जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं। और तीसरा जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं अर्थ के बारे में अगर नॉलेज लेता हूँ, अर्थ के बारे में अगर पढ़ूंगा, तो वो मैं कहाँ पर पढ़ूंगा? अर्थ साइंस में। तो साइंस का पहला पार्ट क्या हो गया? अर्थ साइंस, जिसको आप क्या बोलते हो? पृथ्वी विज्ञान। तो पृथ्वी के बारे में जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वो सब वहां पर आप पढ़ेंगे। दूसरा, मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हो, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हो, तो वो आपकी फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिक विज्ञान को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, फिजिक्स भौतिकी में, और तीसरा अगर आप केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हो तो केमिस्ट्री। और अगर लास्ट में जो बचा हुआ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी स्टडी आप करना चाहते हो, तो वो कहलाएगी लाइफ साइंस या बायोलॉजी। ठीक है, इस प्लेनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीव है, उनको मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। ठीक है, मैंने नहीं, अरस्तु ने बांटा था। पहला पादप है, और दूसरा क्या है? जंतु है। तो अगर पादपों का अध्ययन अगर मैं करता हूं, तो उसको मैं कहूंगा बॉटनी। और अगर मैं जंतुओं का अध्ययन करता हूं, तो मैं कहूंगा जूलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइफ साइंस या बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं आज। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे सबसे पहली चीज बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस वर्ड के बारे में कि शब्द का मतलब क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने शब्द दिया था, कैसे ये शब्द, क्या अर्थ निकलता है इस शब्द का। तो सबसे बेसिक चीज देखिए कि इस शब्द को मैं दो भागों में तोड़ देता हूं। पहला है आपका बायो, ये बायो। और दूसरा शब्द है लॉजी। ठीक है, बायो और लॉजी। लेटिन शब्द में, जो लेटिन, सॉरी, लेटिन जो लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज में एक शब्द होता है बायोस। बायोस से लिया गया आपका बायो। ठीक है, और लेटिन लैंग्वेज का एक दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस से लिया गया लोजी। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। तो अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे, तो क्या होगा? स्टडी करना किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव, मतलब अध्ययन करना है किसकी? जीवित जीवों का अध्ययन। तो ओवरऑल अगर बायोलॉजी का अगर मैं अर्थ निकालूं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मैं क्या करता हूँ?
जीवों का अध्ययन करता हूं या जीवित जीवों का अध्ययन करता हूं, उसको क्या कहा गया? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा गया। तो यहाँ पर देखिए कि जो बायो शब्द है वो लिया गया है कहाँ से? बायो से लिया गया है। और जो लॉजी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? लोगो से लिया गया है। और ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए, कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? वो ग्रीक भाषा या लेटिन भाषा से लिए गए हैं। ये लेटिन भाषा आज के टाइम पे प्रचलन में नहीं है, इसीलिए इसको डेड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि जो ये बायोलॉजी शब्द था, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको ये सब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट जो टर्म है बायोलॉजी वो कहाँ से ली गई है, किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए। जो बायोलॉजी टर्म है सर, ये लेटिन लैंग्वेज से निकली है। और दो साइंटिस्ट थे, एक तो ट्रेविरेनस और एक लेमार्क। ये ट्रेविरेनस और लेमार्क ने ये जो टर्म है ये पूरी दुनिया को दी थी। और कब दी थी? 1801 ईस्वी में दी गई थी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है कि बायोलॉजी को मैंने बोला अभी कि दो भागों में बांट सकता हूँ, कि जहां पर मुझे प्लांट की स्टडी करनी है और जहां पर मुझे एनिमल की स्टडी करनी है। तो दो भागों में मैंने बांट दिया फर्दर। अब सबसे पहली बात की जो लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज में प्लांट्स को कहा जाता है बॉटेन। लेटिन लैंग्वेज में प्लांट्स को कहा जाता है बॉटेन। और बॉटेन से निकला क्या? बॉटेनी। तो आपको पता चल गया होगा बॉटेनी शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, बॉटेन बॉटनी शब्द कहाँ से निकला है? लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? बोटेन। बोटेन, और इसका मतलब होता है प्लांट या हर्ब, या हिंदी में कहते हैं शाक। ठीक है, शाक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो शाक से निकला है क्या? शाक का मतलब होता है बोटेन, और बोटेन का मतलब है शाक। तो लेटिन लैंग्वेज में आपकी ये वर्ड थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो जो बॉटनी शब्द है वो निकला है बोटेन से। इसी हिसाब से मैं बात करूं जूलॉजी की, तो जूलॉजी को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, जू प्लस लॉजी। तो लॉजी आपको विज्ञान में बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी करना। जिस जिस शब्द के पीछे आपको लॉजी दिखे, मतलब उस चीज की स्टडी हो रही है, उस चीज का अध्ययन हो रहा है। तो यहाँ पर लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। और जू का मतलब क्या होता है? लेटिन लेटिन शब्द होता है जुआयन। उस जुआयन से निकला है जू। और इस जुआयन का मतलब होता है एनिमल या जंतु। जुआयन का मतलब क्या होता है? एनिमल या जंतु। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, इसमें जो दो शब्द है, पहला आपका प्रोटो, ठीक है, और दूसरा आपका जोआ। ठीक है, प्रोटो प्लस जोआ। ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटो का मतलब होता है पहले या एंशियंट या सर्वप्रथम, ठीक है, या प्राचीन। और दूसरा जोआ जो शब्द है, वो उस जोआ शब्द का मतलब क्या है? जुआयन। जुआयन मतलब आपका, मैंने अभी बताया आपको, एनिमल। तो अगर इन दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द, क्या अर्थ निकल कर आता है? अर्थ निकल कर आता है ऐसा जीव जो सबसे पहले आया था, ऐसा जंतु। क्योंकि जोआ मतलब जंतु हो गया, प्रोटो मतलब पहले, ऐसा जंतु जो पहले आया था। मतलब प्रोटोजोआ ऐसे एनिमल्स हैं जो सर्वप्रथम आए थे। तो दुनिया में सबसे पहले आने वाले जो जीव थे वो कौन थे? वो प्रोटोजोआ थे। इस टाइप से आपको शब्दों का अर्थ निकालना होगा। अगर आप डायरेक्टली रटेंगे तो ये चीजें आपके लिए बड़ी नुकसानदायी हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगी। इसीलिए आपको कुछ टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है, उनसे आपके लिए चीज इजी होती जाएंगी। तो जू का मतलब आपको कहीं भी अगर देखने को मिले कि जू, तो आपको मतलब किसकी बात हो रही है? एनिमल की हो रही है। अगर लोजी आपको अगर देखने को मिल रहा है तो किसकी बात हो रही है? लोगोस की बात हो रही है। नेक्स्ट बात आती है कि सबसे पहले इस जगत में, इस किंगडम में, जो इस अर्थ पर सबसे पहले जो बॉटनी है, मतलब इनफैक्ट मैं कहूं पादपों का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, किसने स्टार्ट किया था? थियोफ्रेस्टस ने स्टार्ट किया था। इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ बॉटनी। और इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर सबसे पहले एनिमल्स पर स्टडी किसने की थी? अरस्तु साहब ने की थी, एरिस्टोटल साहब ने की थी। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी। क्योंकि जूलॉजी की नींव जो है वो किसने रखी? एरिस्टोटल ने रखी। बॉटनी की जो नींव है, ठीक है, जो अध्ययन करने की जो नींव है वो किसने रखी? थियोफ्रेस्टस ने रखी। इनफैक्ट पूरे बायोलॉजी का फादर भी इनको कहा जाता है। मतलब पूरे जीव विज्ञान के जनक क्या कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आज तक पूछी गई है ये। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि इस प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेनेट को मैं दो भागों में, बड़े बड़े दो भागों में बांट सकता हूँ। एक तो एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत, ठीक है, और दूसरा अगर मैं कहूँ कि प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत।
तो मतलब जितने भी यहाँ पर जीवित जीव है, जीवित जीवों को दो भागों में यहाँ पर बांटा जा सकता है। पहला पादप और दूसरे जंतु। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जीव नहीं है। ठीक है, वायरसेस जो है वो ना तो प्लांट है ना एनिमल है, वो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, इनके बीच की कुछ कड़ियां भी होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको। तो पहला जो पार्ट हमने देख लिया, बॉटनी में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, और जूलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। लेकिन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इन सब में सेम होती है। इनफैक्ट इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, उन सब में वो चीज कॉमन होती है, और वही कॉमन टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है, जिसका नाम है सेल या कोशिका। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है और सबसे बेसिक टॉपिक है। बहुत सारे जो टीचर्स बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है ये सब चीजें। लेकिन सेल के बारे में मेरा जो पर्सपेक्टिव ये है कि आप साइंस का, इनफैक्ट बायोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक होता है सेल। जब तक आप सेल नहीं पढ़ेंगे, देखो साइंस जो है अपने आप में एक चेन चेन जैसी स्ट्रक्चर है। आपने अगर बीच में से कहीं भी कड़ी तोड़ दी तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबसे बेसिक साइंस आपको तभी समझ में आने वाली है। साइंस को आप रट नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, साइंस आपको रटनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी, मतलब समझ के रटनी पड़ेगी। तो इसका यही प्रोसेस है। तो सेल एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी के आगे के टॉपिक्स आपको क्लियर करेगा। ठीक है, जब तक आपको सेल के बारे में नहीं पता तब तक बायोलॉजी आपको आगे समझ नहीं आने वाली। तो सेल ऐसा एक चैप्टर है जो अगर एग्जाम में आए ना आए, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेट जरूर होगा। ठीक है, तो सेल अगर समझ में आ गया तो आगे के आने वाली बायोलॉजी आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सेल को बहुत अच्छे से समझना है। मैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे ये सेल अप्लाई होगा, अदर टॉपिक्स पर कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल। तो सेल के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं इसके नाम के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बायोलॉजी के बारे में बताया, बॉटनी जूलॉजी के बारे में बताया कि ये नाम कहाँ से लिया गया है, कैसे इस नाम का क्या अर्थ निकलता है। तो सेल जो शब्द है, वो सेल शब्द कैसे निकाला, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, स्टोरी लाइन बता देता हूँ। कि एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर होती है, कॉर्क, कॉर्क स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को देखा। उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसका जायजा लिया तो उसमें देखा कि छोटे छोटे से उनमें से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर या छोटे छोटे कमरे जैसी स्ट्रक्चर मिली। जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जो मैंने बोला कॉर्क, कॉर्क कहाँ पर मिलता है, कॉर्क मिलता है प्लांट में स्टेम के अंदर। ठीक है, स्टेम मतलब तने, तने की एक स्ट्रक्चर होती है ये कॉर्क, आपको याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ नाम। ठीक है, प्लांट में जो भी स्टेम है, स्टेम में आपको मिलेगा कॉर्क। कॉर्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये हम आगे बताएंगे आपको कि कॉर्क एग्जैक्ट होता क्या है। बस आपको अभी ये पता करना है कि प्लांट में स्टेम होता है, तना होता है, तना सबने देखा होगा, तने में कॉर्क जैसी स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे से इस टाइप के उन्होंने छिद्र देखे। ठीक है, छोटे छोटे से इन्होंने छिद्र देखे, और इन छिद्रों को देखकर उस साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसने कहा सेला। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, सेला। वो उनकी लैंग्वेज थी, लेटिन लैंग्वेज। उन्होंने लेटिन लैंग्वेज में क्या कहा, सेला। और इस सेला का लेटिन लैंग्वेज में क्या अर्थ निकल कर आता है, वो उस टाइम में कह रहे थे स्मॉल रूम। स्मॉल रूम मतलब छोटा कमरा। तो एक लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है छोटा सा, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, और उस वर्ड का नाम है सेला। तो सेला से निकला क्या है, आगे आपका सेल। ठीक है, तो नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो साइंटिस्ट ने छोटे छोटे से छिद्र देखे, इसीलिए उसको क्या कह दिया, सेला, और सेला से निकल गया शब्द आगे सेल। तो आप, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सेल शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आप बोलेंगे सर जो सेल शब्द है वो उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, लेटिन लैंग्वेज से। लेटिन लैंग्वेज का एक छोटा सा शब्द होता है सेला, वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी सी कमरे जैसी स्ट्रक्चर होती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म में वही क्या होती है, सेल्स होती है। क्या काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे इनकी संरचना होती है, ये सारी की सारी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिस साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया था, वो साइंटिस्ट कौन थे, वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उनका नाम भी अभी आगे आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कि आपको कहीं भी अगर साइटो नाम देखने को मिले, साइटो, लोजी, अब जैसे नीचे आपको दिख रहा है लोजी
मतलब स्टडी करना मैं आपसे डिस्कस कर चुका पहले। और अगर साइटो मतलब कहीं भी अगर देखने को मिले तो किसकी बात हो रही है, उसके बाद सेल की बात हो रही है, मतलब सेल। तो अगर आप इसको जोड़ें तो यहाँ पर सेल का अध्ययन, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल्स या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको उस टाइम पे जवाब देना है कि सर कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, ठीक है। के बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्लांट जो था, प्लांट के स्टेम के अंदर से छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर देखी, और वो स्ट्रक्चर क्या थी, कॉर्क। और कॉर्क में भी उन्होंने क्या देखा, स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर थी, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर थी, उनको क्या कहा गया, सेला कहा गया, ठीक है। तो वहीं से ही नाम दिया गया क्या, सेल। जैसे ये कॉर्क है, कॉर्क में छोटी छोटी सी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये क्या थी, सूखी हुई लकड़ी थी। सूखी हुई लकड़ी में एक खाली, बिल्कुल खाली छोटे छोटे रूम दिख रहे थे, और ये जो रूम्स थे वही क्या थी, सेल्स थी। तो सबसे पहले सेल्स को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। और इन्होंने कब देखा था, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सेल को सबसे पहले देखा। और इन्होंने जो सेल देखी थी वो सेल मृत थी, ठीक है, वो सेल डेड थी। तो अगर आपसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो क्या है कि सेल की खोज किसने की और कब की, तो आपको जवाब देना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। दूसरा सवाल कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। कोशिका की या मृत कोशिका की, जब तक आपको मेंशन नहीं किया गया लिविंग सेल के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में, तब तक आपको जवाब देना है रॉबर्ट हुक। आपसे पूछा जाए कहां से की थी, कहां से की, तो आप बोलोगे सर पादप में, तने में एक संरचना होती है कॉर्क, कॉर्क से उन्होंने सबसे पहले खोज की थी, किसकी, कोशिका की। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे दूसरी हिस्ट्री की, ठीक है। अब मृत कोशिका की खोज हो चुकी है, मृत कोशिका के बाद अब साइंटिस्ट को खोजना है क्या, जीवित कोशिका को। तो उसके बाद आए ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने क्या किया, तालाब के पानी से, उनके पास भी खुद का बनाया हुआ क्या था, माइक्रोस्कोप था, वहां पर उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, बैक्टीरिया को देखा, ठीक है। और बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड एनिमल होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये छोटा सा जीव है, इसको देखना आपने नग्न आंखों से या नेकेड आइज से आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या यूज किया, इनका खुद का माइक्रोस्कोप यूज किया। और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को। सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट या लिविंग सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, पूरी आपकी जो जीवित कोशिका है उसकी खोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के आपके सवाल निकल कर आते हैं। पहला कि डेड सेल की खोज किसने की, आपको जवाब देना है रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल की खोज किसने की, तो आपको जवाब देना है ल्यूवेनहॉक। और कहाँ से की गई, इसका जवाब भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल देना सर डेड सेल की खोज की गई थी कॉर्क से, और लिविंग सेल की खोज की गई थी तालाब के जल से। और तालाब के जल के अंदर सर बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया से खोज की गई थी लिविंग सेल की। के बाद बात आती है सबसे बेसिक बात, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपके सेल का, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। ये लाइन जो अभी स्लाइड पे आपको दिख रही है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये लाइन आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगी। इस लाइन का बहुत ही गहरा अर्थ निकलेगा, ठीक है, बहुत बहुत ही बड़ा अर्थ है। ये पूरी की पूरी सेल को डिफाइन कर देती है कि एग्जैक्ट सेल है क्या और वो क्या काम करती है, ठीक है। इतनी सी लाइन को खोजने के लिए साइंटिस्ट को बहुत सारा समय लग गया, लगभग 100 साल लग गए थे। सबसे पहली बात हमने कहा सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब कोशिका किसी भी जीव की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होने का मतलब क्या होता है और क्रियात्मक इकाई होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट होने का मतलब क्या है और फंक्शनल यूनिट होने का मतलब क्या है। तो स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा, जिस हिसाब से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे स्लाइड पे आपको दिख रहा है, एक दीवार दिख रही है और बाकी एक टिश्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। जिस बिल्डिंग में मैं अभी बैठा हूँ या जिस बिल्डिंग में आप अभी बैठे हैं, उस इमारत का ढांचा किस चीज से मिलकर बना है, तो आप जवाब देंगे सर उसका ढांचा ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये जो ढांचा है कि बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों की अगर पुनरावृत्ति आप करेंगे, रिपीटेशन आप करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि एक इमारत का ढांचा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से एक इमारत में ईंटों का जो रोल रहता है, ब्रिक्स का जो रोल रहता है, वही रोल,
वही रेस्पॉन्सिबिलिटी कोशिका की रहती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवित जीव में। तो जो काम ईंट एक दीवार में या एक इमारत में करती है, वही काम आपकी जो कोशिका है, हमारी जो कोशिका है, हमारे शरीर में करती है। मतलब हमारे शरीर का जो ढांचा है, ओवरऑल जो ढांचा स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना है? वो कोशिका से मिलकर बना है। तो इसीलिए आपको पहली लाइन का पहला मतलब समझ में आ गया होगा। ये ठीक है, ये जो लाइन है, लाइन में हमने जो बोला स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, मतलब संरचनात्मक ढांचा बना रही है, संरचना बना रही है, इसीलिए इसको क्या बोला? संरचनात्मक इकाई बोला। ठीक है। अब बाकी बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया, क्या रीजन है फंक्शनल यूनिट कहने का, क्या रीजन है क्रियात्मक इकाई कहने का। तो क्या रीजन है यहाँ पर, इसको समझने से पहले आपको एक बहुत ही लंबी चीज समझनी पड़ेगी कि क्या चीजें क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है सेल्स को, इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? पहले मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्योंकि उससे पहले आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो आप जानते होंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, उपापचय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ये ये कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल मतलब एक बड़ा अणु है या बड़ा यौगिक है, क्लियर है। और इसको मैं किसी भी तरीके से मतलब मैं तरीके बताता हूं आपको। उन तरीकों से मैं क्या कर देता हूं, इनको तोड़ देता हूं छोटे छोटे से यौगिकों में या छोटे छोटे से अणुओं में। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बड़े यौगिक को तोड़ दिया छोटे छोटे यौगिकों में। अब तोड़ा कैसे है, ये तोड़ने का कोई भी रीजन हो सकता है। मैं ताप के द्वारा तोड़ सकता हूँ, थर्मोलाइसिस। मैं जल के द्वारा तोड़ सकता हूँ, हाइड्रोलाइसिस। मैं बिजली के द्वारा तोड़ सकता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं कोई एंजाइम डाल के तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। ये पहली क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभी कुछ मत देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इस इन छोटे छोटे यौगिकों से एक बड़ा यौगिक बना लिया। बिल्कुल ऊपर वाले की उल्टी रिएक्शन। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने तोड़ा था और यहाँ पे क्या किया, मैंने निर्माण कर दिया। ये रिएक्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में तोड़ा गया और दूसरी रिएक्शन में निर्माण किया गया। तो जिस रिएक्शन में तोड़ा गया है पहली रिएक्शन, उसको आपके हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचय। अपचय अभिक्रिया। तो पहली रिएक्शन को क्या बोला, अपचय अभिक्रिया। और दूसरी रिएक्शन जब उसमें जुड़ रहा है, उस बन रहा है, उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो? उपचय अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचय और उपचय इंग्लिश में इनको बोला जाता है एनाबोलिक रिएक्शन और कैटाबोलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एनाबोलिक रिएक्शंस, पहली रिएक्शन क्या है आपकी, एनाबोलिक हो गई, सॉरी पहली कैटाबोलिक हो गई और दूसरी क्या हो गई, एनाबोलिक रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको केमिस्ट्री का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने रिडॉक्स नाम सुना होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस या रिडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या होता है उन रिडॉक्स अभिक्रियाओं में? रिडॉक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है कि आपकी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उसी हिसाब से अगर मैं कहूं कि एनाबोलिक रिएक्शंस और कैटाबोलिक रिएक्शंस अगर साथ साथ में हो तो उनको क्या कहा जाता है? मेटाबोलिक रिएक्शंस। अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो क्या होगा कि लगातार टूटना और लगातार बनना, अगर ये दोनों साथ साथ होते रहे, लगातार बनना और टूटना जारी है, तो वही क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारे यौगिक बन रहे हैं, लगातार बहुत सारे यौगिक टूट रहे हैं, तो उन्हीं को आप क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन इस टाइम पे जारी हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं। तो ध्यान रखिए, आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो लगातार फॉर्मेशन हो रहा है, लगातार ब्रेक डाउन हो रहा है, बहुत सारे यौगिक बन रहे हैं, बहुत सारे यौगिक टूट रहे हैं, तो इनको आप क्या कहते हो? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हो। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का, सर कोई एग्जांपल तो बताइए। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपने डाइजेशन नाम सुना होगा, पाचन नाम सुना होगा। तो जो पाचन की अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट नीचे जाकर पेट में जाकर आमाशय में जाकर टूटेगा। ठीक है, तो टूटने की प्रोसेस क्या हुई? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई। मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन भी अपने आप में क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। श्वसन कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन से आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है, तो उनका जवाब गलत रहता है। वो बोलते हैं सर ऑक्सीजन का इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये श्वसन होता है। ये श्वसन नहीं होता, दिस इज ब्रीदिंग।
दिस इज ब्रीदिंग, ये सांस लेना है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है गाइस। रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होती है। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, बस ये चीज ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्वेश्चन में जो खाना आपने खाया है उससे आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज मिल गया, उसके बाद जो सांस के थ्रू ऑक्सीजन आपने अंदर ली है, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ग्लूकोज का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन करवाकर उस ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है। वही एनर्जी हम यूज करते हैं बाकी सारे कामों की, जो दैनिक दिनचर्या में जितने भी काम है करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट किसके थ्रू पूरी होती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू पूरी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि सर श्वसन या रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाना और उससे एनर्जी एटीपी लेना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो एटीपी बनने की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो आप जवाब देंगे सर ये जो रेस्पिरेशन है वो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। और एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करता है, जो रिएक्शन आपने नीचे लिखी है, जो रिएक्शन आपको नीचे दिख रही है, देखिए आप, ग्लूकोज, ये वही ग्लूकोज है जो आपने डाइजेशन के थ्रू लिया है, ये वही ऑक्सीजन है जो आप श्वसन या ब्रीदिंग में आप जो अंदर की तरफ ले रहे हैं। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, अभी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ये टूट कर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड में, ये टूट कर बन गई जल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्या ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी अपने आप में मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहां पर होती है, ये रिएक्शन होती है सेल के अंदर, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि श्वसन कहां पर होता है, तो आप बोलोगे सर श्वसन होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सर माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां पर होती है, वो होती है कोशिका के अंदर। तो मतलब रेस्पिरेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां पर हुआ, वो हुआ कोशिका के अंदर। अब आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, क्रियात्मक इकाई क्यों कहा। अब आप सुनिए ध्यान से कि ये कोशिका थी, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या होता है सेल का। सेल को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे रेस्पिरेशन है, चाहे अदर और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो कोशिका के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको कहा गया फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि वो ढांचा बनाती है। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि वो क्या बनाती है, वो कुछ बनाती नहीं है, वो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सारी की सारी कहां पर होती है उनकी, वो सेल के अंदर होती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया फंक्शनल यूनिट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्यों कहा मेटाबॉलिक रिएक्शंस समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है जो क्या कर सकती है, रेप्लिकेशन कर सकती है, जो गुणन कर सकती है। मतलब ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है जो क्या कर सकती है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है, 1 से 2 हो सकती है, ठीक है। तो गुणन करने वाली सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन होगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ कि सबसे छोटा क्या है, एटम है। और एटम में इंटरेक्शन से क्या बनती है, सेल बनती है। आप बोलोगे सर एटम से सेल कैसे बन जाएगी, ये हम आपको इवोल्यूशन में बताएंगे, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ बताएंगे, जीवन की उत्पत्ति की कैसे कोसर्वेट्स बने थे, कैसे कोशिकाएं बनी थी, सबसे पहले आने वाली कोशिकाएं कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वो कैसे बनी थी, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स में आपस में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के थ्रू क्या बनती है, कोशिकाएं बनती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू के बाद में क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी बनती है। और बहुत सारी बॉडी आपस में मिलकर पॉपुलेशन और फिर कम्युनिटी बनाती है। ये चीजें आपको आगे इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी। अभी आपको ये पता करना है कि सिर्फ बॉडी में ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई सबसे छोटी चीज है
जो अपने आप में गुणन कर सकती है, 1 से 2 हो सकती है। तो अगर आप जवाब दोगे सर एटम, तो एटम तो 1 से 2 नहीं हो सकते। तो अगर आप मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम 1 का 2 हो जाता, तो कोई जरूरत ही नहीं थी हमको बाहर से कोई भी मिनरल्स लेने की। हम क्या करते हैं, हमने पोटेशियम ले लिया और वो पोटेशियम 1 से 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कभी भी 1 से 2 नहीं हो सकते, वो रिप्लिकेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फिर बचा क्या? सबसे छोटा बचा सेल। तो सेल ही एक ऐसी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, जो कि क्या कर सकती है? रिप्लिकेट कर सकती है। सेल डिवीजन आपने नाम सुना होगा, कोशिका विभाजन के द्वारा एक सेल आगे फर्दर डिवाइड हो सकती है, 2 3 4 इस तरीके से आगे ये क्या हो सकती है? रिप्लिकेट हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक सेल है, एक सेल के थ्रू ये बहुत सारी सेल मिलकर इसने टिश्यू बनाया, फिर इसने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, फिर उसके बाद पूरी बॉडी बना दी। नेक्स्ट चीज आती है कि सबसे पहले कोशिका को खोजा किसने? तो आप बोलोगे सर रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका को देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले, उसके बारे में अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इसीलिए उनको कहा जाता है द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं, वो कौन है? वो रॉबर्ट हुक हैं। तो आपको जवाब देना है सर रॉबर्ट हुक क्या कहे जाते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंडिया में भी कोशिका विज्ञान, हमारी जो कोशिका इंडियन जो साइटोलॉजी है, उसमें सबसे पहले काम करने वाले कौन थे? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। तो यहाँ पर इन्होंने साइटोलॉजी की नींव रखी। तो कोशिका के क्षेत्र में सबसे पहले इंडिया में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, ए के शर्मा इनको कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। ठीक है, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है, जैसे जिनके बारे में, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सबको आप किस में पढ़ते हो? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताने वाले, इसकी नींव रखने वाले कौन थे? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और कहां से देखा था? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को भी सर्वप्रथम देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? ल्यूवेनहॉक था। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। और ठीक है, और किसकी नींव रखी? माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी, इसलिए तो इनको कहा जाता है तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, इसके बाद जो आती है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर। मैं आपको समझा चुका हूं कि सबसे छोटी यूनिट होती है ये सेल। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका जो है, वो जीव की एक सबसे छोटी यूनिट है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वो एक ऐसी छोटी यूनिट है जो कि काफी है, जो कि जिसमें जीवन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर किसी भी जीव की डेथ होती है, अगर कोई भी जीव मरेगा, तो सबसे पहले कोशिकाएं मरती हैं। ठीक है, उसके बाद टिश्यू मरते हैं, उसके बाद टिश्यू के बाद में क्या होगा? ऑर्गन मरते हैं, ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और सिस्टम काम करने के बाद में क्या हो जाता है? बॉडी डेड हो जाती है, बॉडी काम करना बंद हो जाती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले बॉडी, बॉडी के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन, अंग, अंग के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद सेल, सेल के बाद एटम्स आते हैं। लेकिन एटम्स क्या है? जिंदा नहीं है। तो सबसे छोटी चीज जो जिंदा है, जिसमें जीवन के गुण मिलेंगे आपको, जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिलेंगी, उनको आप क्या कह सकते हैं? सेल्स कह सकते हैं। क्लियर है? तो सेल सबसे छोटी यूनिट है जिनमें आपको क्या मिलेगी? जीवन, जिनमें आपको जीवन देखने को मिलेगा, जिनमें आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ मिलेगी, जीवन के गुण देखने को। जीवन के गुणों से यहाँ पर मतलब है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जिस भी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, मतलब लगातार कुछ बन रहा है, लगातार कुछ टूट रहा है, तो वो सेल क्या है? जिंदा है। और जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो गई है, जिनमें बनना और टूटना बंद हो गया है, वही सेल क्या हो गई? डेड। तो सेल के डेड होने पर टिश्यू डेड हो जाएंगे, टिश्यू डेड होने पर कोई भी ऑर्गन डेड हो जाएगा, और ऑर्गन डेड होने पर सिस्टम, एंड सिस्टम के बाद बॉडी डेड हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट बॉडी डेड होने का मतलब क्या है? कि आपकी सेल्स डेड हो चुकी है। उसके बाद है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल्स, आपसे अगर पूछे कि सेल्स होती क्या है, सेल्स क्या होती है, आज के टाइम पे बड़ा इजी सा आपने बोल दिया कि सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सर सेल्स। लेकिन इस शब्द को, इस लाइन को खोजने में लगभग 100 साल लग गए थे साइंटिस्ट को। ठीक है, कि क्या होती है, क्या काम करती है ये सेल्स।
तो आप बोलोगे सर ढांचा बनाती हैं और इन्हीं सेल्स के अंदर जीवन होता है सर, इन्हीं सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, मैं ओवरऑल आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि क्या चीज लिखी हुई है स्लाइड पर, कि इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक वो जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने, जिनको आप क्या कह सकते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, और एक ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जिनको क्या हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर बात निकल कर आती है, पहली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनको हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। आज के टाइम पे जैसे आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, और जैसे मैंने अभी नाम लिया था प्रोटोजोआ, सबसे पहले आने वाले जो जीव थे, ये सब जीव कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे आपने नाम लिया बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। और अगर मैं बात करूं जैसे फंजाई है, आपके आसपास में जितने भी बड़े जीव जो हैं वो सारे मल्टी सेलुलर है, जितने भी प्लांट हैं, इनफैक्ट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी कैसी है, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, मल्टी सेल्यूलर। तो टोटल इस पूरे किंगडम के अंदर दो टाइप के जीव आपको देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ये वगैरह जो सब। वायरस बिल्कुल भी सेल का बना नहीं होता, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वायरस के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वायरस आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, वो उसमें सेल आपको नहीं मिलती देखने को, लेकिन आपको बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सेल वेरी इन साइज एंड स्ट्रक्चर एज दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, यहां पर इस लाइन का मतलब ये निकल कर आता है कि सेल की जो कोशिका की जो आकार है, जो आकृति है, जो संरचना है, वो बदल जाती है उनके काम के आधार पर, उनके काम के आधार पर वेरी करती है उनकी साइज स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जैसे जैसे इनका काम बदलता जाता है, इनकी आकार आकृति संरचना भी क्या होती जाती है, बदलती जाती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि सेल की जो साइज है, सेल की साइज वेरी करती है, बदल जाती है, और उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे। मान लीजिए एक सेल है स्पर्म सेल, शुक्राणु का नाम आपने सुना होगा। दूसरी सेल होती है एक नर्व सेल, जैसे नर्व सेल की बात हम आगे बाद में करेंगे, जैसे नर्व सेल हिंदी में उसको आप क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। दोनों का काम क्या होता है, एक कोशिका जो है स्पर्म सेल, वो आपके बॉडी की सबसे छोटी कोशिका है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और एक जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ी कोशिका है ह्यूमन बॉडी की, द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एक कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी सबसे लंबी कोशिका है, और दूसरी कोशिका सबसे छोटी। क्या रीजन है कि स्पर्म सेल को सबसे छोटा बनाया गया और नर्व सेल को सबसे लंबा बनाया गया, क्या रीजन है, तो मैं रीजन समझाता हूं आपको। उनके काम के आधार पर उनकी आकृति, उनकी संरचना, उनका आकार बदल दिया गया। स्पर्म का काम क्या होता है, वो मेल से फीमेल के अंदर जाती है, जो सीमन है, वीर्य है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो कहां पर जाता है, फीमेल बॉडी में चल जाता है, फीमेल वेजाइना में चला जाता है। वहां से उसके मूवमेंट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे उस वो मूवमेंट करता हुआ कहां पर जाता है, वो जाता है आपके ओवेरिस तक। ठीक है, ओवेरिस तक जाएगा तो उसको क्या करना है, उसका आकार सोचिए अगर बड़ा होता तो मूवमेंट में क्या होती, दिक्कत होती। इसीलिए नेचर ने क्या किया कि स्पर्म की साइज बहुत ही छोटी कर दी, ताकि मूवमेंट की मेल से लेकर फीमेल तक उसको जाने में ज्यादा, मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी हिसाब से स्पर्म की साइज बहुत ही छोटी बनाई गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नर्व सेल को बहुत ही ज्यादा लंबा बनाया गया है, क्यों, क्योंकि नर्व का काम होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करती है, सिग्नल। जिस हिसाब से मान लीजिए कोई भी यहाँ पर पेन चुबाया गया, तो वो जो सिग्नल है वो ब्रेन तक लेकर जाने का काम कौन करता है, उसका एहसास कौन कराता है, उसका एहसास कराता है नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या है, ये जो भी सिग्नल है, जो उनको स्पर्श का एहसास है, वो एहसास ब्रेन तक लेकर जाने का काम कौन करता है, आपका नर्व सेल करती है। तो सोचिए कि अगर मेरे अंदर छोटी छोटी नर्व सेल होती, तो वो जो सिग्नल है वो यहाँ तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट मैं कहूं कि एक तरीके से एक रोड, एक हाईवे है,
जो कहाँ पर सिग्नल को कहाँ पर पहुंचाता है, ये आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। अगर ये हाईवे छोटे छोटे होते तो बड़ी दिक्कत आती, इसीलिए क्या किया नेचर ने कि इनकी साइज काफी बड़ी कर दी, तो बहुत सारे नर्व सेल की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। काफी कम नर्व सेल तक, काफी कम नर्व सेल के थ्रू ही हम सिग्नल कहाँ पर पहुंचा देते हैं, ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए नेचर अपने हिसाब से इन सब चीजों को एडजस्ट कर देती है। तो इसीलिए हमने कहा कि सेल की साइज और स्ट्रक्चर वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है उनके काम के आधार पर। मूवमेंट उसको करना था, इसीलिए उसकी साइज क्या हुई, बहुत ही छोटी हुई। सिग्नल पहुंचाना था, इसीलिए साइज उसकी बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर कॉमन टू ऑल। हमने बोला कि सर सेल की साइज बदल जाती है, सर सेल की स्ट्रक्चर बदल जाती है, ठीक है, उनके परफॉर्म करने के तरीके पर, उनके परफॉर्म करने के तरीके से, उनके काम के आधार पर वो बट जाती है। लेकिन उनका जो बेसिक कंपोनेंट है, उनका जो बेसिक आधार है, वो सबका सेम रहेगा। चाहे आप शुक्राणु कोशिका ले लो, चाहे आप नर्व सेल ले लो, इन दोनों का जो बेसिक कंपोनेंट है वो सब में सेम रहेगा। मतलब बेसिक कंपोनेंट का मतलब है उनकी अंदर की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी, माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर मिलेगी, ठीक है, राइबोसोम दोनों के अंदर मिलेगा, आपके अंदर जो सेल में जो मेम्ब्रेन है वो दोनों के अंदर मिलेगी। तो बेसिक कंपोनेंट जो है वो आपको सब में, जो न्यूक्लियस है वो सब में मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपको शुक्राणु कोशिका में भी मिलेगा, न्यूक्लियस आपको नर्व नर्व सेल में भी मिलेगा, ठीक है, तंत्रिका कोशिका में मिलेगा। तो इस तरीके से वो उनका आकार बदल सकता है, उनकी साइज बदल सकती है, लेकिन अंदर जो मामला है, अंदर जो मैटर है, वो उनमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा सारी की सारी कोशिकाओं में। उसके बाद बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे लिविंग किंगडम के अंदर, ठीक है, पूरे जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग किंगडम, इस पूरे जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो इसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो सबसे छोटा जो एनिमल है, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आप, यहाँ पे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको जीव जगत का जोकर भी कहते हैं। पीपीएलओ इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपसे एक बार सवाल पूछा गया था कि इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, उनमें दिया गया था, आपको नाम नहीं दिया गया माइकोप्लाज्मा, उसमें लिखा गया था पीपीएलओ, शुक्राणु कोशिका, ठीक है, तीसरा कोई और ऑप्शन है और उसमें निम्न में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स को नाम याद था माइकोप्लाज्मा, तो उन्होंने सबने टिक कर दिया इनमें से कोई नहीं, लेकिन वहां पर जवाब क्या गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कि सबसे छोटी कोशिका हो गई। अब मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग किंगडम, कि इस पूरे जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका। आपको सबको पता होता है, सब बोलते हैं सर शत्रुमुर्ग का अंडा। ठीक है, शत्रुमुर्ग का अंडा, ये जवाब आधा सही है, ये जवाब पूरा सही नहीं है। आपको अंडा नहीं बोलना है। ठीक है, अंडा तो वो सर आमलेट वाला भी अंडा हो गया, ठीक है, लेकिन वो आमलेट वाला अंडा क्या होता है, निषेचित अंडा होता है, उसको आप नहीं कह सकते। आप बोलोगे सर एग सेल, अंड कोशिका, किसकी, शत्रुमुर्ग की। जो फीमेल, जो ऑस्ट्रिच होती है, जो मादा शत्रुमुर्ग होती है, उसमें जो अंडा, जो अंडे की जो सेल होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, ओवम कहते हो या अंडाणु कहते हो, जिससे शुक्राणु आगे मिलेगा और निषेचित करेगा, वही सेल सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिच एग सेल या शत्रुमुर्ग का अंडाणु या अंड कोशिका। क्लियर है, तो ये आपको नाम यहाँ पर याद रखना है। अब बात करें हम ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में नाम पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं सबसे बड़ी कोशिका में और सबसे लंबी कोशिका में, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका, जैसे कि हमने अभी बोला था, स्पर्म सेल, जो शुक्राणु कोशिका है वो सबसे छोटी होती है, वो आपको याद रखना है। सबसे बड़ी कोशिका फीमेल एग होती है। ठीक है, जो मादा का जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका, एक एक बड़ा होता है, मतलब उसका व्यास बड़ा है, ठीक है, उसका डायमीटर बड़ा है, एक लंबा मतलब उसकी लेंथ बड़ी है। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम आपको याद रखना है नर्व सेल, जिसमें सियाटिक नर्व सबसे लंबी कोशिका होती है। अब नेक्स्ट आती है सेल के बारे में, ये थोड़ी सी नॉलेज थी, ये छोटी छोटी सी चीजें थी। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, तो रॉबर्ट हुक ने देख लिया कि भाई हाँ एक डेड सेल होती है, यूवेन हॉक ने देख लिया हाँ भाई एक लिविंग सेल होती है।
अब सेल के बारे में क्या जो भी जितनी भी डिस्कवरी थी, जितने भी इन्वेंशंस थे, वो आगे बढ़ाने थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग देशों में साइंटिस्ट सेल के पीछे लगे हुए हैं कि सेल हमने देख तो ली कि सेल क्या होती है, लेकिन अभी तक सेल के बारे में हमको ये नहीं पता चला था कि सेल क्या काम करती है, ये आई कहां से। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रयोगशाला में कुछ सेल्स थी, उन सेल्स को पेट्री डिश पे रख दिया, ठीक है, और वो काम कर रहा था। काम करते करते रात हो गई, तो उसने क्या किया, उस सेल को वहां पे रख दिया, ठीक है, लैब में, और वो चला गया। मॉर्निंग में आके उसने देखा तो सेल के पास में दूसरी सेल बैठी हुई थी। ये तो वही वाली बात है, जैसे मान लीजिए आपने कमरे में एक आदमी को बंद किया और सुबह आके देखते तो उसके पास एक दूसरा आदमी भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप को, तो वो जो साइंटिस्ट था वो अचंभे में था कि यार मैं रात को एक सेल छोड़ के गया था, सुबह मुझे बहुत सारी सेल्स मिल रही है इसमें, फिर नई नई सेल्स आ कहां से रही है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे उस दौरान कि कौन कौन सी ये सेल्स क्या काम करती है। हमारी बॉडी में ये सेल्स है, हमें पता है, लेकिन ये आज के टाइम पे हमको पता है कि हमारे ढांचे का निर्माण कर रही है, हमारा स्ट्रक्चर बना रही है, हमारी फंक्शनल यूनिट है। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट को ये चीजें पता नहीं थी, तो उनको उस टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग देशों में एक ही काम कर रहे थे। तो उस दौरान दी गई एक सेल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत, जिसने बताया कि सेल क्या काम करती है, ठीक है, सेल किस हिसाब से, जो नई नई जो सेल्स आ रही हैं, ये नई नई जो सेल्स पैदा हो रही है कहाँ से आ रही है, ठीक है, अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे एम जे स्लाइडेन और दूसरे थियोडोर स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर सेल थ्योरी गिवन बाय एम जे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। तो जो स्वान साहब है, स्वान साहब और स्लाइडेन साहब के द्वारा क्या दिया गया, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया सेल थ्योरी क्या बताती है। सेल थ्योरी बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित जीव होते हैं, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं बताऊंगा सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि क्या कमी रही सेल थ्योरी में, फिर इसको किसने मॉडिफाइड किया आगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी में ओवरऑल क्या कहा गया, सेल थ्योरी में कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बने होते हैं एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं सभी जीव, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद इन सेल्स, ठीक है। तो जो सेल्स होती है ये सबसे बेसिक लिविंग यूनिट होती है किसी भी जीव की, जिसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मतलब सबसे बेसिक यूनिट होती है कोशिका, और इसी के अंदर सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये कहा सेल थ्योरी ने। तो सेल थ्योरी कुछ हद तक क्या थी, सक्सेसफुल थी, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। आगे जाके जो आपका पहला जो पॉइंट मैंने बताया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, इसका एक अपवाद निकल कर आया। एक साइंटिस्ट ने पूछा कि आप कहते हैं कि सारे के सारे जो जीव है वो किससे मिलकर बने हैं, वो मिलकर बने हैं एक या अधिक सेल से, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वायरस किसका बना है, ठीक है। तो वायरस एक ऐसी कड़ी है, वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें, क्या वायरस को कहा जाता है कि ये किसी भी कोशिका का नहीं है, ये किसी भी कोशिका से मिलकर नहीं बना है। तो अब मिस्टर स्लाइडेन और स्वान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो वायरस है वो किसी भी कोशिका का बना नहीं है, लेकिन वो क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। तो सेल थ्योरी के अपवाद के रूप में किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, वायरस को। तो आपसे अगर पूछा जाए द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो आप बोलेंगे सर वायरस। बोले क्यों है, तो आप बोलोगे सर सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हैं, एक या अधिक कोशिकाओं के बने हैं, लेकिन वायरस किसी भी कोशिका का बना नहीं होता। फिर उसके बाद 1855 में, यह बात है 1853 की, ठीक है। उसके बाद 1855 और 58 के बीच में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि मिस्टर स्लाइडेन और स्वान ने सही कहा है, ठीक है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कुछ चेंजेस मुझे लाना है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक या अधिक सेल्स के बने हैं, ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन रुडोल्फ विर्चो ने किया। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने हैं या सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ठीक है। हम क्या कहें कि रुडोल्फ विर्चो इन 1855 रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और कहा कि भाई सिर्फ सेल के बने हुए नहीं होते, सिर्फ सेल के बने हुए नहीं है, ये बने हुए हैं सेल्स
और सेल के प्रोडक्ट्स मतलब कोशिका व कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ कोशिका के मिलकर नहीं है, कोशिका और कोशिका के उत्पाद। अब उत्पाद का मतलब क्या है कि जितने भी वायरस हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कोशिका का उत्पाद। उत्पाद मतलब बनाता कौन है प्रोटीन को? कोशिका ही बनाएगी, जाहिर सी बात है। कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है और राइबोसोम बनाता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रोटीन है वो किसका उत्पाद हुआ? कोशिका का उत्पाद हुआ। और जो वायरस है वो किसके बने हैं? वो है प्रोटीन के बने हुए। तो आप कहेंगे कि अब इसमें वायरस भी इंक्लूड हो गया, कि सारे के सारे जीव तो इंक्लूड हो ही गए, वायरस भी इंक्लूड हो गए। कैसे? कि सभी जो जीव है किसके बने? कोशिका के और कोशिका के उत्पाद के। ठीक है, तो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट के बने। तो सेल्स से बन गए सारे के सारे जीव और सेल प्रोडक्ट का बन गया वायरस। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन था वो कौन था? वो वायरस था। क्लियर है? ये चीज हम वायरस के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, वायरस का एक अलग से पूरा का पूरा हमारा लेक्चर होगा, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने दिया अपनी लैटिन लैंग्वेज में, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द व्हाट इज मीन अबाउट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, जो भी मैंने बोला, साइंटिस्ट को एक एक सेल रखी, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ये नई नई सेल्स कहाँ से आ रही हैं, तो इसका जवाब इन्होंने दिया इसके थ्रू कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हिंदी में था कि जो भी नई सेल्स हैं वो नई सेल्स कहां से आती हैं? वो पुरानी कोशिकाओं से आती हैं। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर उनमें सेल डिवीजन होता है, फिर नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरीके से ये एक प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो अब आपको पता चल गया था सेल थ्योरी के थ्रू कि सेल्स क्या काम करती है? सेल ढांचा बनाती है। ठीक है, सेल्स कहां से आई? बोले सर पुरानी कोशिकाओं से आई। ठीक है, पुरानी कोशिकाएं रेगुलर सेल डिवीजन कर रही हैं और सेल डिवीजन के थ्रू क्या हो रहा है? लगातार नई कोशिकाएं बनती जा रही हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साइंस के जो भी लेक्चर मेरे अनअकैडमी पर आने वाले हैं, ठीक है, उनमें मैं बेटर आउटकम दे पाऊं। और ये जो मेरा कोड है, मेरे जब भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं उस दौरान मेरे कोड को यूज करना ना भूलें। दिलीप 10 नाम का जो कोड है उसको आप डालिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर इंस्टेंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।